हेलो फाइटर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आपकी नीट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और उसी तैयारी में एक अलग पुश देने के लिए हमारे साथ स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं आदित्य अग्रवाल, जो कि अपनी एमबीबीएस कर रहे हैं एएफएमसी पुणे से, है ना। तो हम्म। हेलो आदित्य अग्रवाल। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। तो आदित्य, जो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपकी ऑल इंडिया रैंक 478 आने के बावजूद आपने एएफएमसी पुणे को चुना, जबकि आपको इतनी अच्छी रैंक पे दिल्ली के कॉलेजेस भी मिल सकते थे। तो आपने उनके लिए क्यों नहीं ट्राई किया। जी, मेरा बचपन से ही सपना था आर्मी ज्वाइन करने का, फौज जाने का, सर्विस करने का देश की। तो मैंने सोचा कि चलो आते हैं एक बार एएफएमसी, ट्राई करते हैं एक बार इंटरव्यू के लिए। फिर मेरे काफ़ी सारे जो दोस्त थे वो मतलब यहाँ पे सीनियर थे, यहाँ पे पहले से ही पढ़ते थे। तो उन्होंने बताया कि अगर को करिकुलर साथ में बैलेंस करना है एमबीबीएस में, तो यही जगह है तुम्हारे लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने फिर लिया। बिल्कुल बच्चों, एमबीबीएस आपको जॉब दे सकती है, लेकिन आर्मी आपको एक लाइफ देगी, देखो, है ना। आपको अगर पढ़ाई के साथ साथ एक जॉब के साथ साथ और भी चीजें एंजॉय करनी है, तो ये एफएमसी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप और भी करिकुलर एक्टिविटीज में आप जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं वहां से, है ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक डॉक्टर होने के साथ साथ डायरेक्ट एज अ ऑफिसर ज्वाइन करते हो इंडियन आर्मी को। चलिए, बहुत बढ़िया आदित्य अग्रवाल, कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए। मैं सबसे पहले, जो नीट एस्पिरेंट्स का क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो बचा हुआ समय है 4 महीने का, इस बचे हुए हम्म। समय में क्या बच्चा अब से भी तैयारी स्टार्ट करे तो 360 आउट ऑफ 360 स्कोर बायो के अंदर ला सकता है, क्योंकि आपके खुद बायो में 360 आउट ऑफ 360 रहा था ना। तो मुझे थोड़ा सा इसको, बच्चों को भी ये चीज समझाइए कि आ सकते हैं तो किस तरीके से आ सकते हैं। देखिए, आ सकते हैं। अगर आपके अंदर वो क्षमता है, अगर आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी है, तो आप अगर आज से ही पढ़ना शुरू करो। जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं, कोई भी टॉपिक उठाओ, कोई भी टॉपिक जो आपको लगे कि हाँ, आज मैं पढ़ूँगा, तो टॉपिक उठाओ, उसको पढ़ो। फिर कल कोई और टॉपिक उठाओ, उसको पढ़ो। बार-बार पढ़ोगे, फिर 1 महीने बाद जब मतलब क्वेश्चन्स वगैरह करोगे, तो पता चलेगा अच्छा ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा अच्छे से, क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो दोबारा वो टॉपिक पढ़ोगे, फिर वो टॉपिक में जो गलत हुआ था वो हाइलाइट होगा। तो जैसे अब एग्ज़ाम के टाइम पे कई सारे क्वेश्चन्स होंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने कर रखा पता है पहले। तो अब मैंने वो क्वेश्चन गलत किया था, तो मैं एग्ज़ाम में उसको सही कर दूँगा। बिल्कुल तो मेरा फालतू में वो -1 जो होता है वो नहीं होगा। तो मेरे आराम से नंबर आ जाएँगे उस चक्कर में। और ये बात कि मतलब मेरे पास 1 साल बचा है, मेरे पास 6 महीने, वो मैटर नहीं करता। अगर आप कंसिस्टेंट हो, अगर आप हर रोज़ पढ़ रहे हो, अगर आप एक एक भी दिन छूट नहीं रहे हो प्रैक्टिस में, पढ़ाई में, तो आपका आराम से 300-350 के ऊपर आराम से आ जाता है बायो में। और सारा कुछ एनसीईआरटी बेस्ड होता है। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, जैसा कि आदित्य ने बताया कि अभी से भी आप स्टार्ट करेंगे तो 360 कोई बड़ी बात नहीं है बायो के अंदर लाना। लेकिन आपको उसके लिए कंसिस्टेंस रहना पड़ेगा। आपको निरंतरता से आपको मेहनत करनी होगी, अपने बचे हुए समय को अच्छी तरीके से प्लान करना होगा। आपको पता है कि आपके पास बस 4 महीने यानी कि 120 डेज हैं। और 120 डेज में अगर आज से भी आप स्टार्ट करोगे, एक चैप्टर डेली एनसीईआरटी से पढ़ोगे बायो का, तो आप समझ लीजिए कि पहला रिवीजन आप 1 महीने के अंदर कर दोगे। और पहले रिवीजन करते समय आपको पता है कि किन किन चीजों में आपको टफनेस दिखाई दी, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान आपको पता पड़ गया कि कौन कौन से पोर्शन मेरे वीक रह गए हैं। तो उस चीज को आपने हाईलाइट कर रखा है। जब आप दूसरा रिवीजन करोगे तो समय कम लगेगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। और इस तरीके से आप 120 दिन में आराम से 4-5 बार एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद ही एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करोगे। और जब 4-5 बार एनसीईआरटी आप पढ़ के आए हो, तो आपको पता है कि आपका कॉन्फिडेंस अलग ही रहने वाला है और आपसे गलती होने के चांसेस बिल्कुल कम रहने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया आदित्य। सबसे पहले जो ये तो क्लियर हुआ कि 360 आउट ऑफ 360 लाया जा सकता है, लेकिन इस 360 आउट ऑफ 360 लाने के लिए बच्चों को रिसोर्सेस क्या क्या यूज करने चाहिए, क्योंकि जहां कोचिंग में बच्चा इन्वॉल्व है, बच्चे को टीचर्स ने इतना एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है कि बच्चा खुद ये
समझ नहीं पा रहा कि मैं एनसीईआरटी पे फोकस करूँ, टीचर के नोट्स पे फोकस करूँ कि किस पे फोकस करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा बच्चे को। तो आपके अकॉर्डिंग 360 आउट ऑफ 360 लाने के लिए बच्चे को किस पे फोकस करना चाहिए? देखिए, 2016 के बाद से जितने भी पेपर आज तक बने हैं, वो सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं। 2020 ऑनवर्ड सारे पेपर्स ऐसे थे जहाँ एनसीईआरटी एकदम लाइन टू लाइन दिया गया था क्वेश्चंस। और ऐसे थे कि अब जैसे मैंने 23 में पेपर दिया था, तो उसमें 100 क्वेश्चंस में से कम 90 क्वेश्चंस ऐसे थे जो अगर मैंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, अगर मैंने प्रैक्टिस किया है, तो मैं बिना सोचे, बिना कुछ मेहनत लगाए, मैं आराम से ऑप्शन मार्क करके आगे बढ़ता गया। तो उस केस में क्या होता है कि आपको एनसीईआरटी ज़्यादा पढ़नी है। कोचिंग का मटेरियल आपको आगे ले जाएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, उस चक्कर में फिज़िक्स, केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो एनसीईआरटी पढ़िए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कि अच्छा ये टॉपिक चलो एनसीईआरटी के बाहर से है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे कोचिंग से, या ये क्वेश्चन है, ये हम लोग बस एक नोट डाउन कर लेते हैं और बाद में रट लेंगे एग्ज़ाम से जस्ट पहले। तो वैसे छोटी-छोटी चीज़ें तो आप एग्ज़ाम के दिन पे या एग्ज़ाम से 1 दिन पहले याद कर सकते हो। बट जो मेन एनसीईआरटी का बेसिक्स है, जो आपके स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं, वो डिट्टो एनसीईआरटी से आते हैं। और जब कोई ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन चैलेंज करता है, तो हमेशा एग्ज़ामिनर जो होते हैं नीट एनटीए वाले, वो हमेशा एनसीईआरटी को ही देखते हैं, एनसीईआरटी को ही प्रेफ़र करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल बच्चों, आपको अगर 360 आउट ऑफ 360 लाना है तो एनसीईआरटी को आपको अपनी कुरान, अपनी बाइबल सब कुछ मानना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। क्योंकि मैं आपको थोड़ा-सा इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि देखो, अभी आपको रे इस नीट की रेस में बने रहने के लिए बायो के अंदर अच्छा स्कोर करना ज़रूरी है। मैं आपको एक डाटा बताता हूँ। 2023 के अंदर लगभग-लगभग 50 से 60,000 बच्चे ऐसे थे जिनकी 360 आउट ऑफ 360 स्कोर था, लेकिन उसके बावजूद वो एमबीबीएस नहीं कर पाए। उसका कारण ये था कि एमबीबीएस सीट्स कितनी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 25 से 30,000, अगर जनरल और ओबीसी की मैं बात करूँ। तो उन्होंने कमी कहाँ कर दी होगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो इस रेस में आने के लिए आपको कैसे भी करके बायो के अंदर 350 प्लस या फिर 360 स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आगे आपको एडवांटेज मिलेगा। और रेस जिताएगा कौन आपको, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो पहले आपको रेस में आना है। तो रेस में हमें पता है कि 88 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की लाइन से उठ के आ रहे हैं, वहां से हमारा काम होने वाला है। तो पहले एनसीईआरटी पे फोकस करो, और बाकी की जो दो क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, वो एनसीईआरटी से घुमा फिरा के आएंगे, लेकिन आएंगे एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। टीचर ने कुछ भी पढ़ाया हो, कुछ भी किया हो, अभी बचे हुए 4 महीने में एनसीईआरटी आपके हाथ में ही दिखनी चाहिए, और एनसीईआरटी को बार बार पढ़ो। बिल्कुल। अच्छा आदित्य, एक क्वेश्चन ये और रहता है कि बच्चों को, जैसे थ्योरी पढ़ी आज बच्चे ने, तो क्वेश्चन कितने समय बाद उसके लगाने चाहिए या सॉल्व करने चाहिए, जिससे पता पड़े हम कितने दिन तक हुँ, या हुँ। कितने समय तक चीजों को मेमोराइज रख पा रहे हैं, कितने दिनों तक आप याद रख पा रहे हो? क्योंकि दिमाग में ये चलता है, जो मैंने पढ़ा है कहीं भूल तो नहीं गया। इतने चैप्टर्स पढ़ के जा रहा हूँ, कहीं एग्जामिनेशन हॉल में मुझे प्रेशर के दौरान याद आएगा या नहीं आएगा। कुछ बच्चा इस चीज में बहुत कंफ्यूज रहता है। तो कितने समय के बाद क्वेश्चन लगाने चाहिए थ्योरी पढ़ने के बाद? देखिए, जब कोई टॉपिक पढ़ते हो, तो उसको पढ़ने के बाद जो चैप्टर सपोज़ हमने पढ़ा, एनिमल किंगडम का चैप्टर पढ़ लिया या प्लांट किंगडम का पढ़ लिया, कोई भी चैप्टर ले लिए, उस वो अगर हमने पढ़ा है, उसके बाद अब एनिमल किंगडम इतना बड़ा है, याद नहीं होता, तो उसके लिए क्या कीजिए कि 15-20 क्वेश्चन जो आपको लग रहा है आने वाले हैं, या जो कोचिंग का मटेरियल है, उनमें 15-20 क्वेश्चन तो होंगे ही। तो टॉपिक पढ़ने के इमीडिएटली बाद 15 से 20 क्वेश्चन कीजिए और उसमें सोचिए कि मुझे ये 10 मिनट के अंदर-अंदर करना है। तो ऐसे धीरे-धीरे हर रोज़ क्वेश्चन करते रहिए और हफ्ते के एंड में सोच के टारगेट बना के चलिए कि मेरे को 50 क्वेश्चन करने हैं। हफ्ते मतलब संडे को बैठ के 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन जितने भी करने हैं। और जैसे-जैसे नीट पास आता रहेगा, वैसे-वैसे क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहिए। ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पढ़िएगा कम, क्योंकि जो मेन टॉपिक्स होंगे जो आपको याद नहीं हो रहे हैं, सिर्फ़ वही पढ़िएगा। जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, उनमें टाइम स्पेंड कीजिए। ज़्यादा थियरी-वियरी में ज़्यादा टाइम मत स्पेंड कीजिए। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। ऐसे भी टाइम थे जब मैंने एक दिन में मतलब करीब 200, 300, 400 पता नहीं कितने क्वेश्चन किए होंगे, क्योंकि बायो में चाहिए होते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि जब एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक होती है ना, उसका सबसे ज़्यादा दुःख होता है। एक तो सिली मिस्टेक्स अवॉइड नहीं होती है और दूसरा स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, उनमें अच्छे से पढ़ के 2-3 बार पढ़ के आंसर करना होता है, क्योंकि वो कई बार ट्विस्ट करके
2022 ऑनवर्ड्स सारे जो स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं उन्होंने ऐसे-ऐसे ट्विस्ट करने लगे हैं कि सारे नंबर बच्चे वहीं पे खोते हैं और उन्हीं में ही सबसे ज़्यादा चैलेंज होता है। और प्रैक्टिस ये भी करनी होगी कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें एग्ज़ाम में। तो टाइम मैनेजमेंट मैंने ऐसे शुरू किया था कि बायो के लिए 1 घंटा दूँगा कि मेरे को 100 क्वेश्चंस 1 घंटे में करने हैं और धीरे-धीरे वो टाइम लिमिट कम करता गया। तो 100 क्वेश्चन पहले 1 घंटे में करता था, फिर 2-3 महीने बाद मैंने 45 मिनट में करना शुरू कर दिया। फिर धीरे-धीरे 35 मिनट, 30 मिनट ऐसा करता गया। तो उससे क्या होता है आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री के लिए टाइम बच जाता है एग्ज़ाम के टाइम पे और आप पैनिक नहीं करोगे लास्ट में। और जैसे-जैसे क्वेश्चंस आते जाएँ, अगर आपको लग रहा है कोई भी मुश्किल क्वेश्चन है, उसको स्किप कर दीजिए। बाद में जब टाइम बचेगा तो उसको आगे अटेम्प्ट बिल्कुल, बिल्कुल। बच्चों देखो, क्वेश्चन जितना आप थ्योरी पढ़ रहे हो उतने ही क्वेश्चंस ज़रूरी हैं। थ्योरी आप 1-2 बार पढ़ोगे, आपकी समझ आ जाएगा कि वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन और बेहतर तरीके से इस थ्योरी को कैसे पढ़ा जा सकता है, ये आपको क्वेश्चन ही बताएँगे। जब आप क्वेश्चंस में गलती करोगे, तब आपको पता पड़ेगा कि मैं इस थ्योरी को कहाँ कमी रह रही है या कहाँ पे मैं गलत पढ़ रहा हूँ या फिर कौन-सी चीज़ मेरी छूटी हुई है इस थ्योरी में, है ना? तो ये चीज़ आपको आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही आएगी। तो आप थ्योरी को जितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उतनी ही क्वेश्चन प्रैक्टिस को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। और एक बात जो सबसे अच्छी आदित्य ने बोली कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा करें, तो एक टाइम मैनेजमेंट के साथ। आप ये नहीं कि रैंडमली क्वेश्चन उठाए, कितना भी समय लग रहा है, एक ही क्वेश्चन में समय लगा दें, उससे एक बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको एक आदत पड़ जाएगी गलत, वो नहीं करना है। आप टाइम बाउंडेशन के साथ क्वेश्चंस को कीजिए, उससे आपके जो नीट है, उसमें हेल्प मिलने वाली है। धीमे-धीमे उस टाइम को रिड्यूस कीजिए, क्योंकि कम से कम आपको बायो अगर आपने 40 मिनट से ज़्यादा अगर बायो को दिया है, तो कहीं न कहीं आपके चांसेस रहते हैं कि फिजिक्स के क्वेश्चन आपके छूटेंगे, है ना? तो बायो में कम से कम समय लेना है और वो समय कैसे रिड्यूस होगा? बार-बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे टाउम टाइम बाउंडेशन के साथ, तो डेफ़िनिटली टाइम भी कम लगेगा आपकी बायो में और आपकी एनसीईआरटी में भी अच्छे से जो कमियाँ रह रही थी, वो निकलते आएँगी और आप बहुत बेहतर पोज़ीशन में पहुँच जाओगे नीट के एग्ज़ाम तक। बहुत-बहुत धन्यवाद आदित्य अपना इतना कीमती समय निकालने के लिए। तो बच्चों आप मेहनत करो बिल्कुल, डरो मत और समय खराब मत करो, मेन चीज़ यही है। और डेफ़िनिटली आने वाले समय में बहुत अच्छा समय आने वाला है आपके लिए भी और आप उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे एमबीबीएस करें अगले साल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू आदित्य। धन्यवाद।